मैकेनिक्स के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने डिफरेंट फोर्सेस पढ़ी। ड्रैग फोर्स थी जो कि रेजिस्टिव फोर्स थी, विस्कोसिटी होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो, डिफरेंट हमने उसकी ना आप कह सकते हैं करेक्टरिस्टिक्स और फोर्सेस और डिफरेंट तरीके से हमने उसको डिस्कस किया कि फ्लूइड के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। तो अगर हम लोग एक एडिशनल फोर्स हमने पढ़ी थी वो है लिफ्ट फोर्स। लिफ्ट फोर्स बेसिकली क्या होती है कि जिस डायरेक्शन में आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा हो उसके बिल्कुल परपेंडिकुलरली ये एक्ट करती है। जैसे कि अगर हम देखें आपका फ्लूइड इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये दोनों एरोज जो हैं एक डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपकी जो लेफ्ट फोर्स होगी वो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पे होगी। या ये अप साइड हो सकती है या डाउन साइड हो सकती है, लिफ्ट ऊपर की तरफ भी हो सकती है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकती है, लेकिन फ्लूइड फ्लो के बिल्कुल परपेंडिकुलर ये एक्ट करेगी, ठीक है। और कभी कभी ऐसी पोजीशन में फ्लूइड और आपका जो ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर होता है वो ऐसी पोजीशन में प्लेस्ड होता है कि आपकी लिफ्ट प्रोड्यूस ही नहीं होती, लिफ्ट फोर्स प्रोड्यूस ही नहीं होती, ठीक है। तो लिफ्ट फोर्स बेसिकली क्या है कि जो भी फ्लूइड का फ्लो है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर एक्ट करती है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि जिसके ऊपर ये लेफ्ट फोर्स डिपेंड कर रही होती है या जिसकी वजह से ये कम या ज़्यादा होती है। एक तो कोएफिशिएंट ऑफ लिफ्ट है, इसका मतलब है कि लिफ्ट कितनी ज़्यादा है, उसकी एबिलिटी के, एक बॉडी की एबिलिटी के, वो अगर एक फ्लूइड के अंदर है तो वो उस पर कितनी लिफ्ट फोर्स एक्ट करेगी, कितनी ज़्यादा जो फोर्स है वो उसको अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू फ्लूइड एक्ट करेगी, ठीक है। उसके अलावा इसमें फ्लूइड की डेंसिटी मैटर करती है, उसके अलावा सरफेस एरिया मैटर करता है, उसके अलावा आपका जो, हाँ जी बेटा, गलती से आपका कैम माइक अनम्यूट हो गया है। ओके। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि लिफ्ट को इस पे डिपेंड कर रहा है कि आपकी बॉडी के ऊपर कितनी लिफ्ट फोर्स एक्ट करनी है फ्लूइड की परपेंडिकुलर, फ्लूइड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। वो अप साइड भी हो सकती है, डाउन साइड भी हो सकती है। वैसे जो लिफ्ट वर्ड है ना वो अप साइड डायरेक्टेड फोर्स को रिप्रेजेंट वैसे करता है, ठीक है। अब ये डिफरेंट फैक्टर्स, ये इसके सारे फैक्टर्स हमने पढ़े थे कि ये चीज़ें किस किस फैक्टर पे हैं, तो लिफ्ट फोर्स भी डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करिए कि कितनी लिफ्ट फोर्स एक्ट करेगी आपकी बॉडी के ऊपर। रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड करिए, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जिस भी फ्लूइड के अंदर है, एयर की अलग डेंसिटी होती है, वाटर की अलग डेंसिटी होती है, वाटर में भी फ्रेश वाटर की अलग डेंसिटी होती है, सॉल्ट लेक की अगर वाटर की बात करें उसकी अलग डेंसिटी होती है। तो फ्लूइड की डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है कि कितनी लिफ्ट फोर्स एक्ट करेगी, ठीक है। उसके अलावा आपकी जो बॉडी है उसकी ओरिएंटेशन क्या है फ्लूइड के अंदर, ठीक है, वो वर्टिकली है, हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है फ्लूइड फ्लो के साथ। अब फ्लूइड फ्लो की एक डायरेक्शन होगी कि फ्लूइड किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, एयर किस डायरेक्शन में मूव कर रही है या वाटर किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब वो एक डायरेक्शन फ्लूइड की है और एक डायरेक्शन आपकी बॉडी की है कि आपकी बॉडी किस तरीके से प्लेस्ड है, उसकी ओरिएंटेशन क्या है फ्लूइड के अंदर। तो एक हम लोग बात करेंगे फॉयल शेप। फॉयल शेप बेसिकली क्या होती है कि जब भी एक फ्लूइड के अंदर फॉयल शेप हो ना, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी फॉयल शेप्ड का ऑब्जेक्ट होगा तो उस पर लिफ्ट प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। लिफ्ट बेसिकली क्या है कि अपर डायरेक्टेड फोर्स है या डाउनवर्ड डायरेक्टेड फोर्स है, 90 के एंगल पे होगी, ठीक है। अच्छा, अब फॉयल शेप जो है डिफरेंट, हम अपनी ह्यूमन बॉडी के हवाले से बात करें उसमें भी कुछ एग्जांपल्स हैं फॉयल शेप की, जैसे कि हमारा हैंड, अगर हम लेटरल एस्पेक्ट से अपने हैंड को देखेंगे तो वो फॉयल शेप का होता है, ठीक है, थोड़ा सा इस तरह से कि एक जो साइड है वो सीधी और एक थोड़ी सी कर्व इस तरह से। अच्छा, अब फॉयल के हवाले से हम अगर जिक्र करें ना कि इसमें लिफ्ट क्यों प्रोड्यूस होती है और लिफ्ट कैसे प्रोड्यूस होती है, किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है, तो अगर फॉयल की बात करें ना, एक इसकी स्ट्रेट है और एक इसका कर्व पार्ट है। जो स्ट्रेट पार्ट होता है ना वहाँ पे वेलोसिटी कम होती है फ्लूइड की, जो कर्व पाथ होता है उसमें वेलोसिटी ज़्यादा होती है फ्लूइड की। जहाँ पे वेलोसिटी कम होगी ना वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। ये ना बर्नौलीज प्रिंसिपल है जिसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं फिर पिछली डायग्राम पे जाएंगे और उसको डिस्कस करेंगे। बर्नौलीज प्रिंसिपल का क्या है कि रिलेटिव वेलोसिटी या
वैसे वेलोसिटी का जब बोल रहे हैं रिलेटिव के हवाले से बात कर लें, तो जहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे रिलेटिव प्रेशर कम होगा, जहाँ पे रिलेटिव प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी कम होगी। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी और प्रेशर। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इधर बात करें कि ये आपका विंग है, ठीक है, एयर की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, आपकी जो एयर है नीचे अगर हम देखें ना, जो फ्लैट सरफेस है विंग की या फॉयल शेप की, जो फ्लैट सरफेस होगी वहाँ पे आपकी एयर की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। प्रेशर, हाँ ठीक है, इस इधर जो है वेलोसिटी कम होगी और इधर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब नीचे वेलोसिटी कम है, ऊपर वेलोसिटी ज़्यादा है, लिखा भी हुआ है कि यहाँ पे स्लो मूविंग एयर है, यहाँ पे फास्ट मूविंग एयर है। जहाँ पे वेलोसिटी आपकी कम है वहाँ पे प्रेशर क्या है, ज़्यादा। जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है एयर की वहाँ पे प्रेशर क्या है, कम। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की डायरेक्शन में, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर अपवर्ड, इस डायरेक्शन में लिफ्ट प्रोड्यूस होगी। लिफ्ट प्रोड्यूस किस डायरेक्शन में होती है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जब भी प्रेशर डिफरेंस आता है तभी लिफ्ट प्रोड्यूस होती है, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की डायरेक्शन में। जब प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा तो लिफ्ट भी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी, ठीक है। एयर मूव कर रही है, एक साइड पे एयर की वेलोसिटी कम है, जब वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर ज़्यादा होगा, और एक साइड पे वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर कम है। इसमें प्रेशर ग्रेडियंट बन गया, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की डायरेक्शन में एक फोर्स जनरेट होगी जिसको लिफ्ट कहते हैं। और इसी के हवाले से हम आगे मैग्नस फोर्स को भी डिस्कस करेंगे, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। अच्छा, ये उन्होंने डिफरेंट फैक्टर्स बताए कि अगर एक फॉयल जो है वो फ्लूइड के अंदर तेज़ी से मूव कर रहा है, जितना तेज़ी से मूव करेगा फॉयल फ्लूइड के अंदर, उतना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस बनेगा। जब प्रेशर डिफरेंस बनेगा ना, कि एक एक साइड पे प्रेशर ज़्यादा है, एक साइड पे प्रेशर कम है, जब प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आपके लिफ्ट फोर्स जनरेट होगी। और इसको आप कहते हैं कि इस वजह से जब फॉयल की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो लिफ्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है। फिर फ्लूइड की डेंसिटी पे डिपेंड करता है, अगर फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा है तो तब भी लिफ्ट फोर्स ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। उसके अलावा फ्लैट साइड ऑफ द फॉइल पे डिपेंड करता है कि जितनी फ्लैट सरफेस ज़्यादा होगी वहाँ पे आपकी वेलोसिटी कम और प्रेशर ज़्यादा होगा। अब जितना फ्लैट एरिया होगा उस एरिया में प्रेशर ज़्यादा होगा, और ऑपोजिट एरिया में प्रेशर कम होगा, जिसकी वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। प्रेशर जो है वो हाई से लो की तरफ जाएगा और अल्टीमेटली एक लिफ्ट फोर्स प्रोड्यूस होगी। तो जितना फ्लैट सरफेस ऑफ द फॉइल और बॉडी और ऑब्जेक्ट विच इज़ प्लेस्ड इन अ फ्लूइड वो ज़्यादा होगा फ्लैट सरफेस, उतनी ज़्यादा लेफ्ट फोर्स प्रोड्यूस होगी, उतना ज़्यादा हाई प्रेशर इधर होगा, लो प्रेशर ऊपर होगा, और वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ लिफ्ट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट जो है वो भी वेरी करेगा। अच्छा, अब अगर हम बात करें ना डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, हम एयर के अंदर या वाटर के अंदर भी इवन उसको प्रोजेक्ट करें, तो वो एयर के अंदर थोड़ी देर रहते हैं और उसके बाद फिर वो वापस ज़मीन पे आ जाते हैं। ग्रेविटी का भी एलिमेंट होता है जिसकी वजह से वो वापस आ जाते हैं। जिस तरह कि आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये जेवलिन है, ठीक है। एक पर्सन है वो भाग रहा है, उसने शोल्डर से जेवलिन थ्रो किया, ठीक है। अब फर्दर आगे उनका कोई टारगेट होता होगा, किसी रिंग के थ्रू पास करना होता होगा, या एक स्पेसिफिक कितना डिस्टेंस कवर किया है जेवलिन ने इन एयर, और उसके बाद वो थ्रो करके नीचे गिर गया है। अब वो डिफरेंट ये टाइप की स्पोर्ट है कि उसमें किस तरह से क्या क्या उनके टारगेट्स हैं, ठीक है। अब ये हम लोगों ने जेवलिन थ्रो जो है ना, ये हमने शोल्डर की इंजरीज में भी पढ़ा था कि अक्सर जो जेवलिन थ्रोअर्स होते हैं ना उनको शोल्डर की इंजरी हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ना डिफरेंट फैक्टर्स की, तो इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम एयर में जब प्रोजेक्ट करते हैं तो वो एयर में कुछ देर रहते हैं, ठीक है। अब उनमें को एक लिफ्ट फोर्स अगर प्रोड्यूस होगी तो वो एयर में ज़्यादा देर रहेंगे, और जैसे ही
उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम हो जाएगी, फिर ओवरऑल प्रेशर ग्रेडियंट कम हो जाएगा। तो और ग्रेविटी तो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्टेड फोर्स है ही ना, और लिफ्ट फोर्स भी कम हो जाएगी, तो वो ऑब्जेक्ट वापस एयर में आ जाएगा। जिस तरह के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें, ये जेवलिन है, ये आपका बूमरैंग है, और आप किसी भी मतलब आप डिस्कस की बात कर सकते हैं, या फ्रिस्बी भी इसी शेप की ऑलमोस्ट होती है। तो उनको जब हम एयर में प्रोजेक्ट करते हैं, तो जब हम उसको प्रोजेक्ट करते हैं तो उसी ऑब्जेक्ट की एक वेलोसिटी होती है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो जाती है, और उसके ऊपर लिफ्ट फोर्स पे एक्ट करी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्टेड फोर्स पे एक्ट करी है, उसमें प्रेशर ग्रेडियंट बन रहा है, और जब वेलोसिटी कम हो जाती है अल्टीमेटली प्रेशर ग्रेडियंट कम हो जाता है, लिफ्ट फोर्स कम हो जाती है, और वो वापस ज़मीन पे गिर जाता है। एंगल ऑफ अटैक क्या है? एंगल ऑफ अटैक बेसिकली क्या है कि एक होती है फ्लूइड की डायरेक्शन, कि फ्लूइड ने किस डायरेक्शन में फ्लो करना है, और एक जो आपकी ऑब्जेक्ट है जो फ्लूइड के अंदर प्लेस्ड है, वो बेशक एयर में प्लेस्ड हो या वाटर में प्लेस्ड हो, तो जो ऑब्जेक्ट के अंदर हम परपेंडिकुलरली एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो एक परपेंडिकुलर लाइन हमने ऑब्जेक्ट या पर्सन या बॉडी के ऊपर हमने लाइन ड्रॉ की, और एक फ्लूइड की डायरेक्शन है, तो ये जो एंगल होता है ये एंगल ऑफ अटैक है। अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द बॉडी, और एक है फ्लूइड की डायरेक्शन, इन दोनों के जो अंदर एंगल बनता है वो है एंगल ऑफ अटैक। अगर एक पर्सन बिल्कुल हॉरिजॉन्टली स्विमिंग करने की कोशिश कर रहा है, उसमें एंगल ऑफ अटैक नहीं बनेगा, या बहुत कम बनेगा, किसी लेवल पे शायद किसी पॉइंट बोन पे थोड़ा सा बन जाए। अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा तो उसका एंगल ऑफ अटैक नहीं बनेगा। जब एंगल ऑफ अच्छा लिफ्ट फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए ना एंगल ऑफ अटैक भी बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें जो है ना एंगल ऑफ अटैक बेसिकली क्या है, एक बॉडी की परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाए और एक फ्लूइड की डायरेक्शन जो हो उनसे। अच्छा, ये जो पिक्चर मैं आप लोगों को पहले भी बताई थी कि इसमें बी जो डायग्राम है उस पर एक बड़ी अच्छी जो है वो एंगल ऑफ अटैक भी है और लिफ्ट फोर्स प्रोड्यूस हो रही है। तो इसमें ये वैसे तो ये डी भी सही है, लेकिन ये बी ज़्यादा जिस पे हमने फोकस किया कि लिफ्ट फोर्स अपवर्ड डायरेक्टेड हो तो ज़रा ज़्यादा लिफ्ट, लफ्ज़ ये लिफ्ट है ना, अप साइड ज़रा लगता है, लेकिन लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्टेड भी हो सकती है। अब इन सारी पिक्चर्स को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, तो इसमें ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है, आप लोग पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी, लेकिन एक दफ़ा इसको सुन लें। अच्छा, अब अगर हम बात करें ना कि एक फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इधर से इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और आपका जो ये है ना कोई भी ऑब्जेक्ट है। अब जब भी ना फ्लूइड की बात करें, जिस तरह के हम लोगों ने बाइसाइकिल की बात की, तो जब हम सामने की तरफ लेके जा रहे हैं बाइसाइकिल, तो सामने से एयर हमारी तरफ आ रही है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एयर सामने से आ रही है और हम इस साइड से आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक है जो हेड विंड होती है ना, जो आपके सामने की तरफ से आ रही होती है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, और एक होती है टेल विंड। टेल विंड है जो कि आपकी डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। आई थिंक आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। 19 देखें, एक है आपकी हेडविंड, ये आप जब इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हेडविंड इस डायरेक्शन में मूव करेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, और एक होती है टेल विंड, आप इस डायरेक्शन में मूव करें तो टेल विंड भी आपकी डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। हेडविंड आपको रेजिस्ट कर रही होती है और टेल विंड आपको असिस्ट कर रही होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि आपकी बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और फ्लूइड की डायरेक्शन ये है। अच्छा, अब अगर हम बॉडी के बिल्कुल परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करें, बॉडी के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली, परपेंडिकुलर नहीं, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन इधर ड्रॉ कर ली और एक फ्लूइड है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो कोई एंगल ही नहीं बन रहा, एंगल ऑफ अटैक ज़ीरो हो गया, ठीक है, इस पोजीशन में, ठीक। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें ना, इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी वैसे मूव तो इस साइड पे कर रही है, लेकिन ये थोड़ी सी अब डाउनवर्ड डायरेक्टेड होगी, तो अब हम अगर इसके बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल एक एक्सिस पे लाइन ड्रॉ करें, तो ये इस डायरेक्शन में लाइन आ रही है, ये देखें, ये इस डायरेक्शन में,
ये लाइन ऐसे आ गई और फ्लूइड का फ्लो क्या था, बिल्कुल सीधा। फ्लूइड अब इसमें थोड़ा सा इस तरफ बह रहा है, लेकिन फ्लूइड का फ्लो क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट। तो ये जो एक एंगल बनता है, ये एंगल ऑफ अटैक है। जब भी आप बॉडी को थोड़ा सा स्लाइटली जो है इंक्लाइन कर देंगे, बिल्कुल सीधा ना हो बल्कि एक पर्सन इंक्लाइन होगा, तो एक एंगल ऑफ अटैक बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर फर्दर हम बात करें तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें आपकी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा इंक्लाइन हो गई। बॉडी इतनी ज़्यादा इंक्लाइन हो गई है जिसकी वजह से आपका जो कर्व पार्ट है ना, फॉइल का या बॉडी का जो कर्व पार्ट है, उसमें से फ्लूइड फ्लो ही नहीं कर पा रहा, वो बहुत ज़्यादा इंक्लाइन होगी। अब फ्लूइड जब एक साइड पे फ्लूइड फ्लो कर रहा है, एक साइड पे फ्लूइड फ्लो ही नहीं कर रहा, एक साइड पे वेलोसिटी है, दूसरी साइड पे वेलोसिटी है ही नहीं क्योंकि फ्लूइड फ्लो ही नहीं उस तरह से कर रहा, तो एक प्रेशर ग्रेडियंट भी उस तरह से नहीं बन रहा और लिफ्ट फोर्स भी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी इस पोजीशन में। इसमें एंगल ऑफ अटैक इतना बढ़ गया, ये परपेंडिकुलर नहीं, लॉन्गिट्यूडनल का लफ्ज़ यूज़ करना चाहिए। ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन आ गई और ये डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो है। तो ये आपका एंगल ऑफ अटैक इतना बड़ा हो गया कि जो कर्व पाथ है उसमें आपका फ्लूइड ही नहीं फ्लो करा, वहाँ पे वेलोसिटी नहीं है, एक प्रेशर ग्रेडियंट नहीं बना और लिफ्ट फोर्स भी नहीं जनरेट हुई। ठीक है। अच्छा, अब फोर्थ पिक्चर में वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने जो एक ऑब्जेक्ट है उसको किस तरह से प्रोजेक्ट किया, उसको ना पहले नीचे वाली साइड से इस डायरेक्शन में किया था, अब ऊपर वाली साइड पे उसको प्रोजेक्ट कर दिया। यहाँ आप कह सकते हैं जिस डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो करे उसको ऐसे उस साइड पे जो है अप साइड और इसको डाउन साइड इस तरह से प्लेस कर दिया। इसमें क्या होगा कि इसका जब हमने एक लाइन ड्रॉ की ना, एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन ड्रॉ की, तो वो इस डायरेक्शन में बन रही है। ठीक है। तो अब इसमें अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट फ्लूइड की लाइन लें और जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन ली है, तो अब एंगल ऑफ अटैक डाउनवर्ड बना। यहाँ पे एंगल ऑफ अटैक क्या था, अप साइड, यहाँ पे एंगल ऑफ अटैक डाउनवर्ड बना। तो यहाँ पे एंगल ऑफ अटैक जब अप साइड था तो लिफ्ट भी अपवर्ड डायरेक्टेड थी। जब एंगल ऑफ अटैक डाउन साइड बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा, इस हॉरिजॉन्टल आप कह सकते हैं फ्लूइड फ्लो के नीचे वाली साइड पे बनेगा, तो लिफ्ट भी डाउनवर्ड डायरेक्टेड होगी। लिफ्ट क्या है, एक फ्लूइड के फ्लो के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगी, वो अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है। जब एंगल ऑफ अटैक ही हॉरिजॉन्टल आप कह सकते हैं एक्सिस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, तो लिफ्ट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। नीचे की तरफ आपकी जो ये बॉडी है ये पुल होगी बाय द लिफ्टिंग फोर्स। ठीक है। लिफ्ट ड्रैग रेशियो, लिफ्ट क्या है कि आपकी परपेंडिकुलर फोर्स है अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड फ्लो, और ड्रैग क्या है, ड्रैग हमने डिफरेंट टाइप की पढ़ी थी। इसमें आपकी सरफेस ड्रैग थी, रेजिस्टेंस थी, एक प्रेशर ड्रैग था जो कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है, और एक वेव ड्रैग था जो दो टाइप के डिफरेंट फ्लूइड्स के दरमियान होता है। तो ये लिफ्ट ड्रैग रेशियो जो है ये भी ओवरऑल जो है ना, अगर लिफ्ट ड्रैग रेशियो के हवाले से बात करें तो जो लार्जेस्ट लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो है वो किस में होती है, अगर आपका जो डिस्कस जो हमने एक फ्रिस्बी टाइप सी शेप नहीं पड़ी थी उसको हम एयर में फेंकते हैं, तो उसकी अगर वेलोसिटी 24 मीटर पर सेकंड हो और एंगल ऑफ अटैक 20 होगा, 20 कह रही हूँ 10 डिग्री होगा, तो अल्टीमेटली आपकी लिफ्ट ड्रैग रेशियो बहुत ज़्यादा होगी और अल्टीमेटली जो डिस्कस है वो काफ़ी देर जो है वो उसमें एयर में रहेगा। ठीक है। उसके अलावा फर्दर और भी बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि डिस्कस जब एयर में जाता है या जेवलिन जब हम एयर में थ्रो करते हैं तो वो किस तरह से एयर में रहती है, उसकी स्पीड क्या होती है, जिस तरह ये जेवलिन थ्रो कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है मैग्नस इफेक्ट। मैग्नस इफेक्ट बेसिकली अगर हम बात करें ना तो अभी जो हमने पहले पढ़ा है उससे इंटरलिंक्ड ही है। मैग्नस इफेक्ट बेसिकली क्या है, इसी को हम फिर से देखते हैं। एक बॉल जो है ना, अच्छा, लिफ्ट फोर्स क्रिएटेड बाय स्पिन, जब भी एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्पिन कर रहा होगा उसकी वजह से एक लिफ्टिंग फोर्स प्रोड्यूस हो, अपवर्ड डायरेक्टेड भी हो सकती है, डाउनवर्ड डायरेक्टेड भी हो सकती है, लेकिन फ्लूइड के परपेंडिकुलरली एक लिफ्टिंग फोर्स जनरेट होगी बिकॉज ऑफ द स्पिनिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन अ फ्लूइड। जब एक ऑब्जेक्ट स्पिन कर रहा होगा उसकी वजह से लिफ्ट क्रिएट हो, उसको कहते हैं मैग्नस इफेक्ट। इसमें अगर हम देखें तो ये हमारी बॉल है, ये स्पिन कर रही है। ठीक है। अच्छा, अब बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और एयर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि ये जो है ना, ये हमारी यहाँ पे
एयर इस डायरेक्शन में है और बॉल ऑपोजिट है, तो ऊपर क्या होगा कि हमारी एयर की वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे ये एयर थी, यहाँ पे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो बॉल जा रही है, तो एयर की वेलोसिटी कम होगी यहाँ पे। क्यों कम है? क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों फ्लो कर रहे हैं ना, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, इधर वेलोसिटी कम हो जाएगी और प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, नीचे क्या है? बॉल इस डायरेक्शन में मूव करिए, एयर भी इस डायरेक्शन में मूव करिए। जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी इस जगह पे। यहाँ पे वेलोसिटी कम है, यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है। जब वेलोसिटी कम होगी तो यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, जब वेलोसिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी तो जो प्रेशर है वो कम होगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की डायरेक्शन में, हाई से लो मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेस इफेक्ट आएगा, या मैग्नेस फोर्स जनरेट होगी, या लिफ्ट जनरेट होगी। तो इस पोजीशन में जब बॉल इस तरह से स्पिन करेगी तो एक साइड पे वेलोसिटी कम है, एक साइड पे वेलोसिटी ज़्यादा है, एक साइड पे प्रेशर ज़्यादा है, एक साइड पे प्रेशर कम है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की डायरेक्शन में लिफ्ट फोर्स क्रिएट होगी, जिसको कहते हैं मैग्नेस इफेक्ट। ठीक है। इस पिक्चर में फिर से थोड़ा सा और मज़ीद देख लेते हैं। ये देखें, इस डायरेक्शन में एयर आ रही है, ठीक है, और बॉल किस डायरेक्शन में जा रही है? ऑपोजिट। जब बॉल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो यहाँ पे वेलोसिटी कम हो जाएगी। वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा। ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी कम है क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये नीचे जा रही है, ये इस साइड पे जा रही है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कम हुए और प्रेशर ज़्यादा है। नीचे क्या है? ये भी इस डायरेक्शन में जा रही है, ये भी इस डायरेक्शन में जा रही है। जब सेम डायरेक्शन होगी तो वहाँ पे वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और प्रेशर कम हो जाएगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ जो है आपकी एक मैग्नेस फोर्स क्रिएट होगी, जिसको कहेंगे कि डाउनवर्ड डायरेक्टेड लिफ्ट प्रोड्यूस हो गई। ठीक है। इसको कहते हैं टॉप स्पिन। अच्छा, अब जो बैक स्पिन होती है ना, उसमें क्या होता है कि आपकी जो बॉल है या कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है? इस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट था वो ऊपर की तरफ, टॉप स्पिन, स्पिन किस डायरेक्शन में कर रहा था? टॉप स्पिन, ऊपर की तरफ। अब ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, ये डाउनवर्ड डायरेक्टेड, या आप कह सकते हैं कि क्लॉकवाइज जो है स्पिन कर रहा है। अब जब ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, ये एयर की डायरेक्शन है और यही स्पिन की डायरेक्शन है। जब यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो प्रेशर इधर क्या होगा? कम। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डायरेक्ट ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और फ्लूइड इस डायरेक्शन में। वेलोसिटी कम हो गई, प्रेशर क्या हो गया? ज़्यादा। प्रेशर एंड वेलोसिटी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे क्या आया कि यहाँ पे आपकी प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है, यहाँ पे वेलोसिटी कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर अपवर्ड डायरेक्टेड फोर्स जो है जनरेट होगी, जिसको मैग्नेस इफेक्ट कहते हैं, या आप कह सकते हैं अपवर्ड डायरेक्टेड लिफ्ट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो बैक स्पिन में क्या होता है कि आपकी अपवर्ड डायरेक्टेड लिफ्ट प्रोड्यूस होती है। ठीक। अच्छा, उसके बाद फर्दर हम बात करें कि जब भी हमने, हमारे डिफरेंट जो प्लेयर्स हैं वो मैग्नेस इफेक्ट यूज़ करते हैं स्पिन करा के, जो है ना, कोई भी एक फ्रिस्बी भी फेंक रहे हैं या डिस्कस फेंक रहे हैं, जेवलिन में भी थोड़ा सा ना, जेवलिन को सीधा नहीं थ्रो करते, कोशिश करते हैं कि जब वो एयर में जाए तो वो स्पिन कर रहा हो। ठीक है। जितना वो स्पिन करेगा उसमें एक लिफ्टिंग फोर्स प्रोड्यूस होगी और वो उसको होल्ड करके रखेगा एयर के अंदर। ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई ना कोई तो फोर्स एक्ट करनी चाहिए ना, ताकि एक ऑब्जेक्ट जो है वो एयर के अंदर रहे। तो वो लिफ्टिंग फोर्स जब जनरेट होती है तो वो जो ग्रेविटी का एलिमेंट है वो उसको थोड़ा बहुत ओवरकम थोड़ी देर के लिए कर लेता है। लेकिन जैसे ही लिफ्टिंग फोर्स, वो वेलोसिटी ओवरऑल उस ऑब्जेक्ट की कम होती चली जाती है, तो ग्रेविटी की तरफ एक ऑब्जेक्ट जो है खिंचा चला जाता है और नीचे गिर जाता है। ठीक है। बाकी वो कह रहे हैं कि जब टेनिस प्लेयर हैं, जब भी हम ऐसे रैकेट से टेनिस बॉल को हिट करते हैं तो अल्टीमेटली ना हमारी बॉल बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन में नहीं अगले बंदे के पास जाती। वो कैसे जाती है? एक कर्व बन के जाती है। तो हम इस डायरेक्शन में उसको फेंकते हैं कि उसमें फिर एक, आप कह सकते हैं कि प्रेशर ग्रेडियंट बनता है, एक लिफ्ट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से वो एक कर्व पाथवे कवर करती है। ठीक है।
अच्छा, फर्दर अगर ये वही बातें हैं कि एक डायरेक्शन में आपका जब टॉप स्पिन होगा तो डाउनवर्ड डायरेक्टेड फ़ोर्स आएगी, ठीक है? और डाउनवर्ड डायरेक्टेड लिफ्ट आएगी, जब बैक स्पिन आएगा तो अपवर्ड डायरेक्टेड लिफ्ट आएगी, ठीक है? फर्दर वो कह रहे हैं कि अगर एक सॉकर प्लेयर है, उसने गोल करने की कोशिश करनी है और यहाँ पे डिफरेंट जो है ना डिफेंसिव प्लेयर्स भी मौजूद हैं और वो अब दरमियान से करेगा तो दरमियान में ऑब्वियसली रेजिस्टेंस आएगी और गोल नहीं हो पाएगा। तो वो क्या करता है कि वो इस डायरेक्शन में कोशिश करेगा कि इस डायरेक्शन से जो है ना वो गोल करने की कोशिश करे। तो वो जब इधर फ्री किक के लिए वो इधर से आप कह सकते हैं किक करेगा, तो वो बॉल रोल करते हुए स्पिन करते हुए इस डायरेक्शन से इधर तक मूव करेगी और आगे फर्दर अगर वो गोलकीपर उसको पकड़ ले तो गोल नहीं होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल इस डायरेक्शन में ना आप इसको बनाना किक भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फर्दर अगर हम बात करें ना तो ये ओवरऑल डिपेंड करता है कि मैग्नेस इफेक्ट बेसिकली क्या होता है। अगर मैग्नेस इफेक्ट मैक्सिमम कब होगा, जब जो एंगल ऑफ स्पिन है ना, जो भी एक ऑब्जेक्ट है उसने स्पिन करना है तो उसका जो एंगल एक एक्सिस पे वो स्पिन करेगा ना, बॉल हो या फ्रिस्बी हो या जिस भी, वो एक एक्सिस पे स्पिन कर रही होगी। तो अगर वो जो एक्सिस ऑफ स्पिन है वो परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो के, एक डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो कर रहा है और उसके बिल्कुल आप कह सकते हैं कि उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सिस ऑफ स्पिन होगा तो अल्टीमेटली आपकी मैग्नेस इफेक्ट जो है वो मैक्सिमम आएगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्टेड जो लिफ्ट प्रोड्यूस होगी वो मैक्सिमम आएगी, ठीक है। उसके अलावा गोल्फ के जो प्लेयर्स होते हैं, जो गोल्फ क्लब में डिफरेंट जो लॉफ है गोल्फ क्लब का, उसमें क्या होता है कि आपकी ये जो बॉल है जैसे ही आप उसको हिट करेंगे तो अल्टीमेटली उसमें बैक स्पिन प्रोड्यूस होगी। बैक स्पिन का क्या मतलब है कि बॉल जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्टेड आएगी, जब वो डाउनवर्ड डायरेक्टेड आएगी तो लिफ्ट जो है वो अपवर्ड डायरेक्टेड प्रोड्यूस होगी। तो बैक स्पिन में क्या होता है कि आपकी बॉल जो है वो ऊपर हवा की तरफ जाती है, ठीक है। अच्छा, आगे जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, ये था मैग्नेस इफेक्ट, लिफ्ट का, ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, फर्दर ये इसको हम एयर में भी डिस्कस करा जिस तरह कि ये है, या फुटबॉल प्लेयर था, या वाटर के अंदर भी इसको हम डिस्कस करें तो किस तरह से ये लिफ्ट फोर्स जनरेट होती है, ठीक। उसके अलावा अगर हम बात करें ना कि जब हम फ्लूइड मीडियम के अंदर होते हैं और हमारी जो बॉडी है फ्लूइड की वजह से फर्दर आगे की तरफ मूव कर रही होती है तो उसमें प्रोपल्सिव ड्रैग क्या होता है, ये क्या है, जो कि अभी मैंने आप लोगों को एक पिक्चर में भी दिखाया था। इसमें ना अगर हम लोग देखें ना तो आपका जो हेड विंड है वो अपोजिट डायरेक्शन में तो ये रेजिस्ट करेगी, और टेल विंड उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में एक पर्सन मूव कर रहा होता है तो ये असिस्ट कर रही होती है, ठीक है। तो यही बात उन्होंने यहाँ पे भी कही हुई है। उसके अलावा वो क्या कहते हैं कि डिफरेंट जो रिसर्चर्स थे उन्होंने डिफरेंट थ्योरीज इनके मुताबिक स्टडीज़ डिफरेंट बताई कि अच्छा इस डायरेक्शन में फोर्सेस लगती हैं। तो प्रोपल्सिव ड्रैग थ्योरी क्या है कि इसमें क्या होता है कि जब भी आप स्विमिंग कर रहे होते हैं वाटर के अंदर तो ये थर्ड लॉ इस पे एप्लीकेबल होता है कि अगर हम कोई एक्शन रिएक्शन जो होते हैं कि एवरी एक्शन हैव अ रिएक्शन, कि अगर कोई भी काम हो रहा है तो उसका कोई रिएक्शन भी आएगा, कोई फोर्स जनरेट हो रही है उसकी रिएक्टिव फोर्सेस भी जनरेट होंगी उसके मुकाबले में। तो उसको थोड़ा सा फिर खैर चेंज भी इसमें मॉडिफिकेशन भी आई, थर्ड लॉ जो है वो बिल्कुल डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होता, थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन आई। बेसिकली ये जो प्रोपल्सिव ड्रैग थ्योरी है ना, एक प्रोपल्सिव लिफ्ट थ्योरी है और एक ड्रैग है। ड्रैग में क्या होगा कि वो ड्रैग के हवाले से बात करें कि एक ड्रैग फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स जनरेट होती है जिसकी वजह से एक पर्सन जो है वो वाटर के अंदर आगे की तरफ प्रोपल्स होता चला जाता है, ठीक है। इसमें क्या है वो कहते हैं कि एक स्विमर है ना, उसने स्विमिंग कर रहे हैं तो वो अपने हैंड और आर्म को वाटर के थ्रू जो है वो बैक साइड पे बैकवर्ड लेके जाएंगे और फिर वो एयर में जाएंगे और फिर इस तरह से वो पूरा जो है स्विमिंग साइकिल जो है वो स्ट्रोक साइकिल जो है वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो जब उनकी जो आर्म है और
हैंड्स जो हैं वो जब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो उसके साथ वाटर भी वो बैक की तरफ लेके जाते हैं, जिसकी वजह से एक रिएक्शन फोर्स होती है जो कि वाटर प्रोड्यूस करता है ऑन द पर्सन, और बॉडी जो है आगे की तरफ प्रोपेल करती है। ठीक है, तो ये स्विमिंग का एक प्रोपल्सिव ड्रैग थ्योरी है। लेकिन उन्होंने फिर थोड़ा सा कहा कि अगर तो एक वाटर बिल्कुल स्टिल होगी ना, या कम मूव कर रही होगी, उसमें इतनी ज़्यादा टर्बुलेंस नहीं होगी, वाटर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं उसमें इतनी मूवमेंट नहीं होगी और वाटर स्टिल होगी, और फिर जब हम उसमें से हैंड को बैकवर्ड साइड पे लेके जाएंगे और वहाँ पे जो है फ्लूइड की एक हलचल मचेगी और फ्लूइड बैक साइड पे जाएगा, और फिर एक रिएक्शन फोर्स आएगी कि आपकी बॉडी जो है वो आगे की तरफ प्रोपेल करेगी। ठीक है, अगर वाटर में पहले ही बैकवर्ड डायरेक्शन फोर्स एक्ट कर रही होगी, तो फिर जब आप और बैकवर्ड साइड पे जाएंगे तो वो जो फॉरवर्ड डायरेक्टेड प्रोपल्जन है ना, वो मुश्किल हो जाएगी। तो उसमें स्विमिंग करना आसान होता है जहाँ पे वाटर स्टिल हो, ज़्यादा मूव ना कर रही हो, और आप बैक साइड पे थोड़ा सा वाटर थ्रो करें, या आप कह सकते हैं कि बैक साइड पे लेके जाएं, तो अल्टीमेटली वाटर जो है रिएक्शन फोर्स दे और आपकी बॉडी को आगे की तरफ प्रोपेल करे। ठीक है, आगे एक और थ्योरी जो है वो एक और साइंटिस्ट ने बताई कि लिफ्ट भी इसमें जनरेट होती है। सिर्फ वो एक ड्रैग फोर्स नहीं जनरेट होती, बल्कि लिफ्ट फोर्स भी जनरेट होती है। आपके हैंड जो है ना, उसकी शेप होती है एक फॉयल शेप। ठीक है, और फीट्स की भी। तो इसमें क्या होता है कि आपके हैंड्स और फीट्स जो है वो कॉन्टीन्यूस जो है प्रोपेलर्स हैं, जिसकी वजह से एक लिफ्ट फोर्स प्रोड्यूस हो रही है। एंगल ऑफ अटैक भी हम जो है वो जब स्विमिंग कर रहे होते हैं तो चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से एक लिफ्ट फोर्स प्रोड्यूस होती है, और आप वाटर में जो है वो स्विम कर पाते हैं, सिंक नहीं करते। और ये प्रोपल्जन जो है, ये लिफ्ट और ड्रैग फोर्स की कॉम्बिनेशन की वजह से आप आसानी से एक स्ट्रोक साइकिल पूरा कंप्लीट करते हैं, स्विमिंग पूरी अपनी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये है हमारी लास्ट स्लाइड। लास्ट स्लाइड इसमें क्या कह रहे हैं कि स्ट्रोक टेक्निक क्या होती है। स्ट्रोक टेक्निक बेसिकली क्या है कि अगर हम बात करें ना कि जब भी हम स्विमिंग कर रहे हैं तो उसमें एक स्ट्रोक साइकिल होता है, जिसमें पूरा आपका आर्म जो है वो वाटर के अंदर है, फिर एयर के अंदर एक रिकवरी फेज होती है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या है, एक है स्ट्रोक लेंथ और एक है स्ट्रोक रेट। स्ट्रोक रेट होता है कि आपने कितनी दफ़ा जो है एक साइकिल आप कह सकते हैं एक साइकिल कंप्लीट किया, 1 मिनट में कितने साइकिल्स पूरे कंप्लीट किए, तो ये आपका स्ट्रोक रेट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, स्ट्रोक लेंथ क्या होती है कि आपकी रिस्ट से इस रिस्ट तक, जब आप बिल्कुल इधर तक आ गए, तो इससे इधर तक, रिस्ट से रिस्ट तक का जो डिस्टेंस है ना, वो आपका स्ट्रोक लेंथ है। ठीक है, अब जब आप वाटर के अंदर स्ट्रोक कर रहे हैं और पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपकी जो आर्म की लेंथ भी आप उसको डायरेक्टली कह सकते हैं। तो एक होगी स्ट्रोक लेंथ, ठीक है, स्ट्रोक लेंथ इस डायरेक्शन से इधर तक होगी, और एक होती है स्ट्रोक रेट कि 1 मिनट में कितनी आपने जो है वो साइकिल्स कंप्लीट किए। ठीक है, तो वो कहते हैं कि स्विमिंग की स्पीड एक पर्सन की, जिस तरह रनिंग स्पीड बहुत मैटर करती है कि उसमें स्ट्राइड रेट क्या था, स्ट्राइड विड्थ लेंथ क्या थी, इसी तरह जब स्विमिंग की स्पीड किस चीज़ पे डिपेंड करी है, एक आपकी स्ट्रोक लेंथ पे कि आपके वो आर्म कितना लेंथ में है, और वो फिर पूरा जब आप स्ट्रोक करते हैं तो उसकी लेंथ कितनी है ओवरऑल स्ट्रोक की। उसके अलावा स्ट्रोक रेट कि आप 1 मिनट में एक स्पेसिफिक टाइम में कितनी ज़्यादा रिपीटिशन या कितने ज़्यादा साइकिल्स कंप्लीट कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम कंपेयर करें मेल और फीमेल में, तो स्ट्रोक रेट तो दोनों का कंपैरेटिवली सेम भी चला जाता है, आफ्टर प्रैक्टिस वो सेम भी ले जाते हैं दोनों को। स्ट्रोक रेट कम या ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं होता अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस करें। लेकिन जो स्ट्रोक लेंथ है ना, मोस्टली जिस तरह मेल्स की हाइट ज़्यादा होती है, तो इसलिए उसमें स्ट्रोक लेंथ भी ज़्यादा होता है मोस्ट प्रोबेबली, अगर हम एक ओवरऑल बात करें मेल और फीमेल की रेशो के हिसाब से। तो मेल की स्ट्रोक लेंथ चूँकि ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी स्विमिंग स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होती है रिलेटिव टू फीमेल्स। वरना बेशक वो स्ट्रोक रेट ज़्यादा भी रखें, लेकिन उनकी लेंथ की वजह से, स्ट्रोक लेंथ की वजह से स्विमिंग स्पीड मेल्स की रिलेटिवली ज़्यादा होती है। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर, और फर्दर कुछ क्वेश्चंस भी हैं इसमें।